हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। प्रीलिम पीवाईक्यू सीरीज़ में आज अपन इन्वायरमेंट का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि 2020 एंड 2021 के पीवाईक्यू अपन कंप्लीट करेंगे इन्वायरमेंट के। 2016 टू 2019 के इन्वायरमेंट के पीवाईक्यू कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। जिस भी स्टूडेंट ने वो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लीज़ जाके उसको देखिए, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट के लिए। मैं आपसे हर बार इसलिए फोकस करता हूँ कि पीवाईक्यू बेस्ड अपनी स्टडी को रखेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हरदम 3 पिलर याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। सिलेबस, पीवाईक्यू एंड रिवीजन। ठीक है, पीवाईक्यू मैं आपको करवा ही रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। रिवीजन में मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको पर्टिकुलरली एक स्ट्रेटेजी बना के दे सकता हूँ और कुछ टेक्निक्स बता सकता हूँ कि इस तरीके से रिवीजन करिए। ठीक है, पीवाईक्यू का जो रोल है वो मैं सारा का सारा आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। आप बस जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइए। जो भी मैं टॉपिक आपको बताता जा रहा हूँ उनको आप नोट डाउन करते जाइए और उनको प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़िए जब भी जो सब्जेक्ट आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए आज इन्वायरमेंट आप रिवाइज कर रहे हो और इन्वायरमेंट में मैं अभी तक पार्ट 2, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो प्लीज़ नोट डाउन करके उनको प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ना है और उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बने हैं और क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे कि अभी तक तो थोड़ा बहुत आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है, एक पर्टिकुलर थीम से कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई है कि काफ़ी सब्जेक्ट्स में काफ़ी टॉपिक्स बड़े नैरो होते हैं, वहाँ पे एक लिमिटेड क्वेश्चन ही फ्रेम कर सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनर हो, चाहे कोई कोचिंग इंडस्ट्री का एग्जामिनर हो, कोई भी हो। काफ़ी टॉपिक होते हैं जो ब्रॉड होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करने की काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ों को समझिए। जो भी मैं आपको टॉपिक्स लिखवा रहा हूँ उनको नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज जो अपन इन्वायरमेंट में जो है वो 2020 2021 के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे विद डिस्कशन। प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठिएगा, हर बार की तरह नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48th क्वेश्चन पूछा गया 2020 अपने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग, हरदम की तरह पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करने का, और फिर मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, और जो भी चीज़ डिक्टेट कराऊंगा उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 48th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर एक्सपोजर ऑफ टू बेंजीन पॉल्यूशन। भाई सिंपल सा इन्होंने पूछा है, बेंजीन पॉल्यूशन का एक्सपोजर किससे होता है भाई बेंजीन पॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सेकंड है टैबको स्मोक, थर्ड है वुड बर्निंग, फोर्थ है वर्निश्ड वुड फर्नीचर, फिफ्थ है यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन। बताइए, करेक्ट आंसर पूछा है। ठीक है, थोड़ा यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट भी काफ़ी बार यूपीएससी पूछ लेता है। ठीक है, किससे होता है बेंजीन पॉल्यूशन, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टैबको स्मोक, वुड बर्निंग, वुड फर्नीचर और पॉलीयूरेथेन। इसका आंसर है बेसिकली ए। बेंजीन पॉल्यूशन जो है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से होता है, टैबको स्मोक से होता है, जो आप स्मोकिंग करते हो उससे जो धुआं निकलता है उसमें बेंजीन पॉल्यूशन होता है उससे। ठीक है, वुड बर्निंग से होता है, और वुडन फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं है बेंजीन पॉल्यूशन का, और यूजिंग द प्रोडक्ट मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो द आंसर इज ए। देखो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई समझाने का नहीं है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। नाउ 72 क्वेश्चन ऑफ अवर यूपीएससी सीएससी 2020 क्वेश्चन पेपर with the reference to Indian elephant, consider the following statement. First statement, the leader of elephant group is a female. ठीक है, second statement, the maximum gestation period can be 22 months. Okay, a elephant can normally go on calving till the age of 40 year only. ठीक है जी। फोर्थ स्टेटमेंट, अमॉन्ग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। अब आपको मैं इसका क्वेश्चन की रियलिटी बता देता हूँ। ये 2020 में जब हुआ था, मैंने भी दिया था वो अटेम्प्ट। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, और गलत करके आए थे ड्यू टू स्टेटमेंट 1। वहाँ कन्फ्यूज़न बन रहा था। द लीडर ऑफ ए एलिफेंट ग्रुप इज़ अ फीमेल। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बेसिकली कुछ चीज़ें मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ, पहले उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन एलिफेंट इज़ 70 ईयर एंड एट द एज ऑफ 18 ईयर इट्स अडल्टहुड स्टार्ट। ठीक है, स्टेटमेंट में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट को दोबारा सुनिएगा। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन एलिफेंट इज़ 70 ईयर एंड एट द एज ऑफ 18 ईयर इट्स अडल्टहुड स्टार्ट। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द लीडर ऑफ ए एलिफेंट ग्रुप इज़ अ फीमेल। देखिए ये स्टेटमेंट है वैसे राइट। जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है ना, वो लीडर होती है एलिफेंट ग्रुप की। ठीक है, ये था वहाँ पे कन्फ्यूज़न।
ओके, सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। इस पर मैं बाद में मूव करूंगा, पहले थर्ड स्टेटमेंट को अपन पढ़ते हैं, ठीक है। द एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर ओनली। क्या ये फिक्स है कि 40 ईयर तक ही वो जा सकता है? मैं जब आपसे अभी स्टेटमेंट जब रिपीट करा था 2 बार, मैंने क्या बोला था वहाँ पे? एवरेज लाइफ क्या है? 70 ईयर। और ये क्या बोल रहा है? एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो टू द काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर ओनली। मैंने आपको जैसे आपको पार्ट 2 में भी बताया था, जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो वो मोस्टली रॉन्ग होता है। मोस्टली वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे। और एक जर्नलिस्टिक जब स्टेटमेंट है वो मोस्टली राइट होता है, ठीक है। अब जैसे मैं पहले भी पार्ट में बता चुका हूँ कि ये माइंड सेट करके मत चले जाना कि मैंने तो कहा था जी एक्सट्रीम आ गया गलत कर जाएंगे और जर्नल आ गया तो हरदम राइट कर जाएंगे। हरदम नॉलेज को प्रायोरिटी पे रखना है, बाद में ये सब काम आते हैं, ठीक है। अगर पता है तो है, ठीक है, चाहे वो अब एक्सट्रीम हो चाहे वो जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट हो। मैं आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ खाली, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट पे मैं पहले इसलिए मूव हुआ हूँ कि एलिफेंट कैन नॉर्मली गो टू द काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर ओनली, ठीक है। ये स्टेटमेंट है गलत, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, जैसे आप थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग कर देंगे तो सी एंड डी को तो एलिमिनेट कर दिया जी। अब या तो ए या बी में से आंसर होगा। जब मैं कह रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड राइट है तो आंसर क्या होगा? ए ही होगा, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। अमॉन्ग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। ये गलत है। हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट जो है एलिफेंट की वो इंडिया में कर्नाटका है, फॉलोड बाय केरला, ठीक है, फॉलोड बाय केरला। पहले कर्नाटका में है हाईएस्ट पॉपुलेशन और एलिफेंट, देन केरला, ठीक है। सो द आंसर इज ए। ओके, नाउ 73rd क्वेश्चन ऑफ अवर यूपीएससी 2020 क्वेश्चन पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। अब लास्ट वीडियो जो आई थी पार्ट 2 में मैंने आपसे बोला था, वहाँ पे एक अगस्त्यमल्य बायोस्फीयर रिजर्व आया था, जो मैंने बताया था वो स्प्रेड है तमिलनाडु वाले एरिया में और कर्नाटक केरला वाले रीजन में, ठीक है। और जब वो अगस्त्यमल्य बायोस्फीयर रिजर्व का जब क्वेश्चन आया था, वहाँ पे काफ़ी सारे नाम थे, कम से भी कम नहीं तो 10 से 12 नाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके, नेशनल पार्क को लेके, बायोस्फीयर रिजर्व को लेके थे। और मैंने आपसे ये चीज़ कहा था कि इनकी लोकेशन एक बार देख लीजिएगा। ये मैंने आपको होमवर्क कहा था कि इनकी लोकेशन ज़रूर जाके आज देख लीजिएगा। अगर वो लोकेशन देख ली होती तो आज ये क्वेश्चन सही हो कर लेते, आप देखते आंसर लगा देते। इसलिए कहता हूँ रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन होता है। वहीं ऑप्शन से बन के दोबारा ऑप्शन में आ गए वो वही वर्ड्स, ठीक है। और क्वेश्चन खाली प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन बता दीजिए बस। इसलिए पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस समझिए। कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऑप्शन ही बन के दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा और कहीं ऑप्शन ही क्वेश्चन बन के फ्रेम होगा, ठीक है। यही आपके सामने एग्जाम्पल है, लास्ट वीडियो में कराया था। अगर नहीं ध्यान है तो दोबारा जाके उस वीडियो को चलाइएगा और वहाँ पे अगस्त्यमल्य बायोस्फीयर रिजर्व का जो क्वेश्चन है उसको दोबारा देखिएगा। और वहाँ पे कम से भी कम नहीं तो 12 से 13 नेम दिए हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क को लेकर बायोस्फीयर रिजर्व को देखें। और मैंने सबके लिए कहा था कि सबका बारे में एक बार देख लेना, कम से कम लोकेशन तो इनकी देखेगा। अब इसमें क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन अ कावेरी बेसिन। देखिए ये है आपका बेसिक का पार्ट। ये जो भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया वहाँ पे दिया हुआ है। प्रोटेक्टेड एरिया बेसिकली होता क्या है? अ पर्टिकुलर एरिया फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द सोशल एनवायरमेंटल वैल्यू, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया आर अ रीजन ऑफ अ जोन ऑफ लैंड और सी, कहीं भी, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज। अब देर आर द सेवरल काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया विच वेराई बाय द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। अब चाहे नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, मराइन प्रोटेक्शन एरिया हो, कम्युनिटी रिजर्व हो। कम्युनिटी रिजर्व पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज जाके पढ़िएगा, नोट डाउन कर लिएगा अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक में। कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया का जो अपन आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, मराइन प्रोटेक्टेड एरिया, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क में ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा कम होगा, कम्युनिटी रिजर्व में थोड़ा कम होगा, ठीक है। विच वराई बाय द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन पे। नागरहोल नेशनल पार्क, पेपिकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वेयांडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। बताइए इसका आंसर अगर पता है तो।
इसका आंसर है बेसिकली सी। कावेरी बेसिन पे प्रोटेक्टेड एरिया जो है नागरहोल नेशनल पार्क आता है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आता है और वयांडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। अब प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। नागरहोल नेशनल पार्क जो है, लोकेशन लिखवा रहा हूँ मैं, आपने तो देखी नहीं है, मैं ही लिखवा देता हूँ, कर्नाटका लिख लीजिए। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो बेसिकली, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पार्ट 1 इन्वायरमेंट का दोबारा चला के देखिएगा, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि भाई वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का कहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है, वो यही जगह थी। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, दो ऑप्शन को उठा के एक क्वेश्चन फिर फ्रेम हुआ है। ठीक है, सत्यमंगलम लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। फोर्थ ऑप्शन जो वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसकी लोकेशन लिखिए केरला। नागरहोल कहाँ है भाई, कर्नाटका। सत्यमंगलम कहाँ है, कॉन्फ्लुएंस रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। और वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, केरला। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, तीनों के तीनों नागरहोल, सत्यमंगलम, वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे के सारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है। ठीक है, लेकिन अब एक पेपिकोंडा नेशनल पार्क बचा है। बेसिकली पेपिकोंडा नेशनल पार्क जो है वो कावेरी बेसिन के पार्ट नहीं है, वो बेसिकली गोदावरी बेसिन का पार्ट है। ठीक है, गोदावरी बेसिन का पार्ट है। ठीक है, सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद द रेफरेंस टू इंडिया बायोडाइवर्सिटी, साइलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबट, ग्रे चाइन मिनीवेट एंड वाइट थ्रोटन रेड स्टार्ट आर। देखो कितने मतलब भारी भरकम से नाम लग रहे होंगे आपको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये देखिए। सिंपल सा इसका रूल होता है ऐसे क्वेश्चन के, और ये इन्वायरमेंट में फ्रिक्वेंटली आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे नाम डाल देंगे कि कभी आपने सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, ना कभी आपके कोचिंग नोट्स में कहीं मिलेंगे, ना स्टैंडर्ड बुक में एक दो मिल जाए लेकिन सारे नहीं मिलेंगे। ठीक है, या तो आता है तो ही अटैम्प्ट लेना ऐसे क्वेश्चन को, नहीं आता तो चुपचाप स्किप करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ऐसे क्वेश्चन स्किप कर दोगे। ठीक है, अगर ये ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे स्किप कर दोगे ना तो फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और रिपीटेड क्वेश्चन जब आ रहा है और फिर आप उसको गलत करके आ रहे हो तो फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर इसको राइट करके आएगा, क्योंकि वो अपनी स्टडी को PYQ बेस लेके चल रहा है। देखो मैं जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, मतलब वो PYQ बेस लेके तो चल ही रहा है। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा अगर नहीं आ रहा है तो, इसमें मत उलझिएगा। देखिए होता क्या है ना, UPSC का एक ट्रेंड होता है, 100 क्वेश्चन आने, उसमें से 12-13 क्वेश्चन वो ऐसे रखते हैं, हर 8वें 10वें क्वेश्चन के पास वो ऐसे क्वेश्चन डालेंगे। वो डाले इसलिए जाते ताकि आप उलझेंगे तो टाइम खराब करेंगे, और जो आते जाते क्वेश्चन है आगे के वो छोड़ेंगे, और इसी हिसाब से फिर वो फिल्टर करते हैं, इसी हिसाब से फिर वो आउट करते, मतलब पास नहीं कर पाते कट ऑफ। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि पेपर को जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो पता ही नहीं है। भाई ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ो, नहीं आ रहा तो। ठीक है, अब बताइए, विद द रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी, साइलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबट, ग्रे चाइन मिनीवेट एंड वाइट थ्रोटन रेड स्टार्ट आर क्या बर्ड है, पिरामिड है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है? बेसिकली ये बर्ड्स के नाम है सारे। ठीक है, बर्ड्स के नाम है। ठीक है, और ये साइंटिफिक नेम है सारे इनके। ओके, नाउ देखो अब इसमें कुछ समझाने का नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। और मैं तो ऐसे क्वेश्चन को यही कहा है, स्किप करिएगा अगर नहीं आता है तो। आता है तो अटैम्प्ट लीजिए, बिल्कुल लीजिए, ये आपका एक बोनस मार्क्स ही होगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इसको अटैम्प्ट लेके आएगा या तो सही लेके आएगा या गलत ही, क्योंकि गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो तुक्का मार के आएगा तो गलत ही आएगा। हरदम मैंने आपको बताया गैस वर्क और तुक्के में फ़र्क होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई गैस वर्क, कॉमन सेंस, इंट्यूजन कुछ काम नहीं करने का। यहाँ फैक्ट है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, नाउ ये अगर आपको आता है तो ये आपके बोनस मार्क्स है, ये समझ के चलिएगा। नाउ 75th क्वेश्चन ऑफ अवर 2020 UPSC CSE एग्जाम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया। देखिए अब भी ऊपर प्रोटेक्टेड एरिया मैंने बताया, 75th क्वेश्चन सेम ईयर में पूछा गया है, सेम ईयर में। ये है PYQ बेस्ड स्टडी जो मैं आपको हरदम फोकस करता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वाम्प डियर। इंडियन स्वाम्प डियर बेसिकली बारहसिंगा होता है ना, उसे कहते हैं। दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली जर्मिनीवोरस। बताइए भाई,
विच, फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं, आप भी क्वेश्चन सॉल्व करिए पॉज करके वीडियो को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसीज ऑफ द इंडियन स्वाम डियर दैट थ्राइव वेल एज ऑन हार्ड ग्राउंड एंड एक्सक्लूसिवली जर्मनी वॉर्स? बताइए भाई। क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन स्वयं डियर से। इसका आंसर है बेसिकली कान्हा नेशनल पार्क। कहाँ मिलते हैं? मैं मान के चलता हूँ अगर आपको ये आता भी नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो बारहसिंगा जो होते हैं जनरली आपको नॉर्थन इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपको अगर ये जितने नेशनल पार्क और 2 नेशनल पार्क और ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो नेम दिए हुए हैं, अगर इनकी लोकेशन पता होती तो आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ले भी लेते और सही भी कर जाते, ठीक है। अब कान्हा नेशनल पार्क की मुझे लोकेशन बताइए कहाँ पे है। नहीं पता है तो नोट डाउन करिएगा, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क बेसिकली इन एमपी, ठीक है। मानस नेशनल पार्क बेसिकली इन असम, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली इन तमिलनाडु और ताल चप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान। इनकी लोकेशन प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। कान्हा नेशनल पार्क एमपी, मानस नेशनल पार्क असम, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु और ताल चप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, ठीक है। और एक और प्लीज़ चीज़ नोट डाउन करिए, इंडियन साम डियर का जो IUCN स्टेटस है वल्नरेबल है। क्या है? वल्नरेबल है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में आता है। ये किस में आता है? शेड्यूल 1 में आता है। आंसर क्या है? कान्हा नेशनल पार्क। क्लियर है? नाउ जो भी चीज़ नोट डाउन करा रहा हूँ उसको नोट डाउन करिएगा। 77th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? ठीक है, बता दीजिए भी मस्क डियर कहाँ मिलता है। फिर देखिए, आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, कृष्णपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मानस नेशनल पार्क? बताइए भाई। इसका आंसर है सी। ठीक है। नाउ 79th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लीड एंड मरकरी। सेकेंड स्टेटमेंट है कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडिया कोल। ये चाहे शंकर फॉलो कर रहे हो चाहे PMF फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है ये समझ लीजिए। UPSC ने डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक से स्टेटमेंट उठाई है और पेपर में डाली है। ठीक है, बताइए इसको। अगर ढंग से थोड़ा इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले लेंगे और राइट ही करेंगे। कोल ऐश कंटेन द आर्सेनिक, लीड एंड मरकरी। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कोल्ड फायर्ड पावर प्लांट रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल। देखिए, मैं थर्ड स्टेटमेंट पे पहले आता हूँ। इंडियन डोमेस्टिक कोल रिजर्व हैव अ हाई ऐश कंटेंट अप टू 40 to 45%। ठीक है, इंडियन डोमेस्टिक कोल रिजर्व हैव अ हाई ऐश कंटेंट अप टू 40 to 45%। स्टेटमेंट थर्ड इज राइट। ठीक है, हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल। अब मैं आता हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट पे। कोल ऐश कंटेन द आर्सेनिक, लीड एंड मरकरी। यस, ठीक है, और यही नहीं कंटेन करता, और नाम लिखिए, कैडमियम, क्रोमियम, सेलेनियम। ठीक है, ये भी कंटेन करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, और जब फर्स्ट एंड थर्ड राइट होता है तो आंसर पे आप पहुंच जाएंगे, डी आंसर है। सेकंड स्टेटमेंट भी बता देता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो राइट। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। और आपको एक बता दूं कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मेन रीज़न फॉर द एसिड रेन। एसिड रेन इन्हीं की वजह से होती है। कहाँ से रिलीज हो रही है? कोल फायर्ड पावर प्लांट से। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द सल्फर डाइऑक्साइड मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन आ सकता है कल को कि एसिड रेन का कॉज क्या है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्यों है,
कहाँ से आ रहा है भाई ज़्यादा? कोल फायर्ड पावर प्लांट से। और जितने भी हमारे कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं वहाँ पे ऐश कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा, 40 to 45%। सो द आंसर इज डी। 80th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द बायोचार इन फार्मिंग? बायोचार, ठीक है, टर्म पहले भी सुनी होगी ये, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई न्यू टर्म है, जनरल टर्म है बायोचार। देखिए पहले अपन बायोचार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, सुनिएगा। बायोचार आ चारकोल लाइक मटेरियल प्रोड्यूस बाय हीटिंग बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब बायोमास को हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब जलाएंगे तो वो एक बायोचार के फॉर्म में एक बाय प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। बायोचार इज अ चारकोल लाइक मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यूज़ क्या है भाई? इसका जो यूज़ है वो वर्टिकल फार्मिंग में है। क्यों करते हैं यूज़ इसको वर्टिकल फार्मिंग में? टू इंक्रीज द आउटपुट, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बायोचार हैज़ द पोटेंशियल टू बूस्ट द नेचुरल एबिलिटी ऑफ लेग्यूम्स टू फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको पहले की पार्ट 1 में ही बताया था कि नाइट्रोजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड बायोचार हेल्प और बूस्ट द पोटेंशियल फॉर फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल। एंड नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लीजिए, बायोचार सपोर्टिंग द लाइफ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोचार सपोर्टिंग द लाइफ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बायोचार can also decrease soil nitrogen emission because nitrogen is very necessary for the plant growth। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा मुझे कि प्लांट जो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है? इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नाउ एक स्टेटमेंट और नोट डाउन करिएगा। बायोचार जो होता है उसका जो नेचर जो होता है ना वो पोरस होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, बायोचार का जो नेचर है वो पोरस इन नेचर है, उसकी वजह से क्या है जो सॉइल की जो वाटर रिटेंशन एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो बायोचार कैन इम्प्रूव सॉइल वाटर रिटेंशन, देयर बाय प्लांट विल हैव मोर वाटर अवेलेबल टू देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब आप पोरस इन नेचर होगा तो वाटर ज़्यादा टाइम तक प्लांट्स के रूट में रहेगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम ऑफ द वर्टिकल फार्मिंग। अभी बताया मैंने आपको वर्टिकल फार्मिंग। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, बायोचार सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, when biochar is a part of the growing medium it enable the growing medium to retain the water for longer time। अभी मैंने बताया बायोचार का जो नेचर जो पोरस इन नेचर है उससे क्या होता है कि जो वाटर रिटेंशन इन सॉइल जो होता है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, थर्ड भी राइट है, सो द आंसर इज डी। ऑल थ्री स्टेटमेंट आर राइट। ठीक है, आंसर क्या है भाई? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 81 क्वेश्चन, इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन? देखा PYQ, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से भी कम नहीं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से ये 8th या 9th क्वेश्चन होगा पिछले 6 साल के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने डायरेक्टली शेड्यूल डाल के पूछ लिया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 6 शेड्यूल हैं और उन 6 शेड्यूल के अंदर क्या 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 पढ़ना है मैंने पर्टिकुलरली आपको बताया है, लिखवाया है। पार्ट 1 में मैंने ये चीज़ बताई थी, तो प्लीज़ अगर किसी को नहीं सुनी है, नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए। उसमें मैंने बताया कि किस शेड्यूल में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है आपको, उससे ज़्यादा उसमें नहीं करना। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर मैंने वहाँ पर बताया था कि चीज़ें इसमें याद रखनी पड़ेगी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में चीज़ें रटनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, इतना तो करना ही पड़ेगा अगर एग्ज़ाम निकालना है तो भाई। ठीक है, अब इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया, if a particular plant species is placed under the schedule 6 of the WPA 1972 what is the implication? ठीक है जी। a license is required to cultivate that plant। ठीक है, such a plant cannot be cultivated under any circumstances। it is a genetically modified crop plant। such a plant is invasive and harmful to ecosystem। भाई किसी भी प्लांट को शेड्यूल 6 में डाल देंगे तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? सिंपल क्वेश्चन पूछा है।
ठीक है, अब आप स्टेटमेंट बी देखिए, सच प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, एनी सर्कमस्टांसेस स्टेटमेंट है रॉन्ग, दैट कैन बी कल्टिवेटेड इन सम सर्कमस्टांसेस, अगर ये स्टेटमेंट होता तो ये होता राइट। ठीक है, इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, नो ऐसा कुछ नहीं है, शेड्यूल 6 में जो भी प्लांट डालते हैं वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है। सच प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम, नो, इसका जब भी हम किसी भी प्लांट को शेड्यूल 6 में डाल देते हैं WPA एक्ट के अंदर, तो उस प्लांट के कल्टीवेशन के लिए लाइसेंस की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट, सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, इट इज़ अ मेजर इन अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द। ठीक है, नाउ सबसे ज़्यादा जो कंसर्न गवर्नमेंट का भी बना हुआ है वो यही है कि भाई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करो, ठीक है, इमिशन रिडक्शन करो कार्बन का। मैं पिछले पार्ट 2 में भी यही आपसे बताया था, पार्ट 3 में भी बताया था, किस तरीके से करो, मैंने वो प्रोसेस का नेम भी आपको बताया था। अगर याद है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और इमिशन रिडक्शन करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या प्रोसेस है, मैंने आपको नेम बताए थे वहाँ पे। अगर याद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में डालिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, इट इज़ अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द। ए स्टेटमेंट है लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द टन ऑफ CO2 इमिशन इन अ गिवन ईयर। बी है रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड द गुड एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल। सी स्टेटमेंट है एफर्ट्स put in by the climate refugees to adapt to live in a new place. D statement है contribution of the individual person to the carbon footprint on a planet earth। बताइए भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ भाई सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन होता क्या है। ठीक है, बेसिक बता रहा हूँ। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन इज द एस्टिमेट इन अ मॉनेटरी वैल्यू, इट इज़ द इकोनॉमिक डैमेज that would result for the emitting one additional ton of greenhouse gas into the atmosphere। समझ में आए क्वेश्चन? गवर्नमेंट का यही कंसर्न बना हुआ है कि भाई कैसे ना कैसे कार्बन रिडक्शन करो, एमिशन रिडक्शन करिए। बेसिकली इट इज़ अ इकोनॉमिकल डैमेज दैट वुड रिजल्ट फॉर इमिटिंग द वन एडिशनल टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमोसफेयर। ठीक है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, इसका जो आंसर है वो है ए, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द टन ऑफ CO2 इमिशन इन अ गिवन ईयर, इन अ गिवन ईयर। इसका रेफ्यूजी से कोई लेना देना नहीं है, इसका इंडिविजुअल पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल ऑफ द कंट्री प्रोवाइड द गुड एंड सर्विसेज टू इट द सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल, नो, आंसर इज ए, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द टन ऑफ CO2 इमिशन इन अ गिवन ईयर, इन अ गिवन ईयर, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर किसी को नहीं पता है तो उसमें से रीड कर लीजिएगा। नाउ 88th क्वेश्चन, with the reference of solar water pump consider the following statement. Statement 1, solar power can be used for running the surface pump and not the submersible pump. Statement 2, solar power can be used for running centrifugal pump and not the ones with the piston। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना तो किसी स्टैंडर्ड बुक से होगा, ना ही कोई NCERT से हो रहा, ना किसी क्लास नोट से हो रहा, ना किसी कोचिंग नोट से हो रहा। ठीक है, ये आपके होगा कॉमन सेंस से क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मैं सोच के चल रहा हूँ ये क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। ये कह रहा है सोलर पावर से हम सरफेस पंप तो चला सकते हैं लेकिन समरसेबल पंप नहीं चला सकते। भाई जब सरफेस पंप चला सकते हो तो समरसेबल पंप भी चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसमें पावर डिफाइन है कि इतनी पावर ही देंगे हम। ठीक है, उसने वो जनरल बोला है कि सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग अ सरफेस पंप एंड नॉट द समरसेबल पंप, नो, solar power can be used for running the both surface pump and also the submersible pump। सेकंड स्टेटमेंट बोला है सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट वंस विद द पिस्टन। देखिए सेम स्टेटमेंट, नेम अलग। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप कर सकता है लेकिन पिस्टन को नहीं चला सकता, नो, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर है डी, आंसर है डी। 95th क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बेसिकली जो इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है, मैं बता देता हूँ।
और राजस्थान के ये 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, जैसलमेर एंड बाड़मेर, ठीक है, जैसलमेर एंड बाड़मेर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इट इज़ स्प्रेड ओवर द 2 डिस्ट्रिक्ट, वो तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, जैसलमेर और बाड़मेर में ये दो डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है, तो स्टेटमेंट 1 तो होगी राइट, तो बी एलिमिनेट कर ही दोगे। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है देयर इज अ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ओके। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज़ अ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आपको समझ आया? ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मैं पहले भी करा चुका हूँ 2070 के क्वेश्चन पेपर में, अब 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी मैं दोबारा करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसलिए मैं PYQs पे जोर दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सारे PYQ कंप्लीट करवा रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अगर इस अप्रोच से स्टडी करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम को क्लियर कर लोगे, ठीक है। अगर वो मॉक बेस्ड स्टडी चलेगी तो एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इसलिए अपनी जो भी स्टडी जो है वो एक ऑथेंटिक रिसोर्सेज पे रखिए, PYQ बेस्ड रखिए, डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा विदाउट एनी हर्डल, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द GIB, यस आंसर इसका है सी। बेसिकली कुछ लिख ली, नोट डाउन कर लीजिए GIB के बारे में। GIB इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। सेकेंड, इसका जो हैबिटेट जो है वो अराइड एंड सेमी अराइड एरिया है, ठीक है। आपको पता है राजस्थान जो है वो अराइड और सेमी अराइड एरिया में ही आता है, तो GIB का भी जो हैबिटेट होगा वो यही होगा। इसका IUCN स्टेटस देख लिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हालांकि ये मैंने उस दिन लिखवा दिया था लेकिन फिर मैं लिखवा रहा हूँ, GIB का जो IUCN स्टेटस जो है वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ओके। नाउ ये इसकी फ़ोटो देख लीजिए भाई, ये होती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं या फिर साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, थोड़ा पिक्चर वगैरह, थोड़ा इमेजेस वगैरह देख लीजिए, जो भी वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं स्पीसीज़ के, प्लांट्स के, क्योंकि जब आप किसी भी स्पीसीज या प्लांट के जो अगर आप एक बार पिक्चर देख लेंगे तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएगा, ठीक है। मेन एग्जाम हॉल में वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर कर ही जाएगा। अगर नहीं भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो कहीं ना कहीं उसका यूज़ जो है अदर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो आपका हो सकता है। और देखिए कोई किसी की इमेज देखने में किसी स्पीसीज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, 30-40 सेकेंड्स का गेम होता है, एक बार देख। अब आपको मैंने GIB की यहाँ पे पिक्चर दिखा दिया, अब आपको याद रहेगी ये, ठीक है। नाउ IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। 98th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 36% of Indian districts are classified as over-exploited और critically by the CGWA, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। देखिए CGWA जो एजेंसी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंसी है, प्लीज़ इसको नहीं पढ़ा है तो आज जाके पढ़िएगा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ये जो इस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1970 में, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी is a national apex agency with the responsibility of providing the scientific input for the management of for the exploration and management of the ground water। फिर मैं रिपीट करता हूँ, बेसिकली CGW जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज द अपेक्स एजेंसी with the responsibility of providing the scientific input for the ground water exploration, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आता है CGWA वॉज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड थर्ड स्टेटमेंट आता है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। बताइए भाई इसका आंसर। बेसिकली इसका आंसर जो है वो है बी। इन्होंने बोला 36% ऑफ द इंडियन डिस्ट्रिक्ट का क्लासीफाई ओवर एक्सप्लॉइटेड, ये परसेंट जो है ना वो गलत दिए, वो 15% है। 15% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट आर क्लासीफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड बाय द CGWA, ठीक है। और CGWA फॉर्म अंडर द EPA, राइट स्टेटमेंट। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड, यस। इंडिया के बाद कौन है ये भी नोट डाउन कर लीजिए, चाइना, USA, देन पाकिस्तान, देन बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडिया, चाइना, USA, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर UPSC CSE 2020 क्वेश्चन पेपर, अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया
अंडर द क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट। देखिए मैंने लास्ट पार्ट में आपको एक चीज़ पढ़ने के लिए बोला था, उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ा है तो। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। आज 2020 में क्वेश्चन पूछा क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। नाउ अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट, बताइए भाई। देखिए पहले तो इनकी लोकेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉबर टाइगर रिजर्व बेसिकली कहाँ पे है? उत्तराखंड। रणथंभौर कहाँ पे है भाई? राजस्थान में। नागार्जुन सरिसलम कहाँ पे है भाई? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सुंदरबन कहाँ पे है भाई? वेस्ट बंगाल। और सुंदरबन में आपको पता ही है रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, ठीक है। आंसर बताइए, अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इज नागार्जुन श्रीशैलम। लोकेशन क्या है? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ओके। 2020 के क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं अपने, ठीक है। जो भी चीज़ मैंने नोट डाउन कराई है, जो भी चीज़ मैंने आपसे बोला है, प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उसके आंसर कमेंट में दीजिएगा, ओके। नाउ 2021 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 17th क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, वाई इज देयर कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, ठीक है। कंसर्न पूछा है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट का। देखते हैं भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे में रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, दे आर रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। बताइए आंसर इसका। देखिए कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट का कंसर्न पूछा है, इसमें मैं थर्ड स्टेटमेंट पे मूव करूंगा डायरेक्ट। दे में रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। यस, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। स्टेटमेंट थर्ड है राइट। ए को एलिमिनेट कर दोगे। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट से आता हूँ, दे में रिलीज द लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। नो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टेटमेंट सी एंड डी इज एलिमिनेट, आंसर इज बी। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट। हैवी मेटल्स का मतलब है जैसे कि आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, लीड हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है। तो कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल इनटू द एनवायरनमेंट, सो द आंसर इज बी। 17 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। सेकेंड स्टेटमेंट, सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट द पावर, इट्स यूज कॉजेज सल्फर इमिशन इनटू द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, करेक्ट पूछा है। देखिए सबसे पहले मैं सेकंड स्टेटमेंट पे मूव होता हूँ। इन्होंने बोला सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट द पावर। कर सकता है भाई सम इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री करती होंगी फर्नेस ऑयल को पावर जनरेट करने के लिए। स्टेटमेंट सेकंड इज राइट, तो सी को कर दोगे एलिमिनेट, ठीक है। नाउ इन्होंने बोला इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। यस, बेसिकली जो फर्नेस ऑयल जो है इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है। इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड इट इज़ द चीपेस्ट ऑयल अवेलेबल फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़, ठीक है। फर्नेस ऑयल इज़ द चीपेस्ट ऑयल अवेलेबल फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़, ठीक है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। यस, मैंने अभी आपसे बोला इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज राइट, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, इट यूज कॉजेज द सल्फर इमिशन इनटू द एनवायरनमेंट। यस यस, आंसर क्या है? डी। व्हाट इज ब्लू कार्बन? देखिए अब इससे इजी क्वेश्चन मैं नहीं बोलूँगा, यूपीएससी में आपसे सीधा पूछा है कि ब्लू कार्बन क्या होता है, ठीक है जी। क्या पूछा है? ब्लू कार्बन, ठीक है। और ब्लू कार्बन मतलब न्यूज़ में भी इतना रहा है, रहता भी है, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आया है या गलत करा है तो प्लीज़ आज ही जाके इस टॉपिक को पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा बेसिक टॉपिक है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशन एंड द कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द फॉरेस्ट बायोमास एंड द एग्रीकल्चर सॉइल, कार्बन कंटेनिंग इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बताइए भाई ब्लू कार्बन क्या होता है, ठीक है। और
नोट डाउन करिए, ब्लू कार्बन के साथ आपको ब्लैक कार्बन भी पढ़ना है, ब्राउन कार्बन भी पढ़ना है और ग्रीन कार्बन भी पढ़ना है, ठीक है। इनके डिफरेंसेस जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ए, ब्लू कार्बन इज अ कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशियन एंड द कोस्टल इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट सॉइल, ठीक है। इनमें से कौन सा बिगर सॉइल के सर्वाइव कर सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्या हुए थे, गलत करके आए थे, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन द नेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मोस्टली लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग एज अ ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल, ठीक है भाई, विदाउट सॉइल। सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको। आंसर है इसका सी, लाइसिन एंड मॉस। फन एंड मशरूम को सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ग्रोथ, बट लाइचिन एंड मॉस जो है विदाउट सॉइल भी ये ग्रो कर जाते, ठीक है। आंसर इज सी, आंसर इज सी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट, बताइए भाई। कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास, नट ग्रास, ठीक है। कौन सा यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। मतलब ये क्वेश्चन 2021 का है और 2021 में जो भी स्टूडेंट अपेयर हुआ था, जिसमें से मोर देन 80% स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को या तो अटैम्प्ट नहीं लेके आए या जो लेके आए वो गलत करके आए, ठीक है। किसी सबके लिए नया ही था ये। इसका आंसर बताइए। बेसिकली लेमन ग्रास का जो हाइट जो होती है ना, ये जो आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, और ये कांग्रेस ग्रास भी काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा। बेसिकली यह कांग्रेस ग्रास जो है वो नेटिव है अमेरिका के, ठीक है। बेसिकली इन्वेसिव स्पीसीज, ठीक है। लेमन ग्रास की जो हाइट रहती है 1 मीटर के आसपास, ठीक है। और बेसिकली लेमन ग्रास ऑयल इज एन इफेक्टिव रेपेलेंट एजेंट अगेंस्ट लेमन ग्रास ऑयल इज एन इफेक्टिव रेपेलेंट अगेंस्ट द मॉस्किटो एंड अ हाउस फ्लाई, ठीक है, अगेंस्ट द मॉस्किटो एंड अ हाउस फ्लाई। सो द आंसर इज सी, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास, lemon grass used for the preparing a natural mosquito repellent. Now next question, consider the following kind of organism, ठीक है जी। कॉपेपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटोम्स, फोर्मिनेफेरा, विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर पूछा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर पूछा है, कंज्यूमर नहीं पूछा। इन अ फूड चेन ऑफ ओशन, देखिए अब ये बेसिक का पार्ट है। फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, ये सारा का सारा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है प्लस स्टैंडर्ड बुक में भी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन है। अब इनमें से 4 नाम देके इन्होंने पूछा है कि इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन सा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं आता, मैं ये मान के चलता हूँ किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं आता, तो कॉमन सेंस के साथ ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया जा सकता है, ठीक है। सीधा का सीधा मैं सेकंड वाले पे मूव करूँगा। साइनोबैक्टीरिया का कभी ना कभी तो अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन या फिर स्कूल लाइफ में भी कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, 11-12 जिसके पास पीसीबी होगी। नहीं सुना तो अब जरूर सुना होगा। बेसिकली साइनोबैक्टीरिया कुछ नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब तो मोस्टली स्टूडेंट को याद आ गया होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी तो सुना है। साइनोबैक्टीरिया और अ ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिव इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मराइन वाटर, हर जगह मिलेगा ये, है ना। दीज ऑर्गेनिज्म यूजेस सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड, ठीक है। दैट्स वाई साइनोबैक्टीरिया इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ए तो होगा राइट, जब ए राइट होगा तो डी तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बात, और सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, या तो ए सही है या बी सही है। देखिए कॉपीपोड जो है ये बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर नहीं है, ये कंज्यूमर है, ठीक है। डायटोम्स जो है बेसिक क्या फाइटोसिंथेसाइज एल्गी है ये, ठीक है। फाइटोसिंथेसाइज एल्गी है ये, ठीक है। फाउंड इन एंटायर एक्वेटिक एनवायरनमेंट, चाहे वो ब्रैकिश वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, मराइन वाटर हो, हर जगह मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली फोटोसिंथेसाइज एल्गी है, ठीक है। तो ये भी एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है। सो द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड, साइनो बैक्टीरिया एंड डायटोम्स। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल, 4 एनिमल के नाम दिए, हैजहॉग, मरमोट और पंगोलिन। बताइए, क्वेश्चन पूछा है टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय द प्रेडेटर विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल अप एंड प्रोटेक्ट देयर वल्नरेबल पार्ट। मान लीजिए कोई इन पे अटैक करता है और अपने आप को बचाने के लिए to reduce the chance being captured by the predator which of the above organism roll up and protect their vulnerable part। ठीक है, अपने आप को बचा, कौन कौन से इसमें से जो एनिमल जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, किस फ्रॉम देयर एनी प्रीडेटर। ठीक है, बताइए हैजहॉग होगा, मरमोट होगा या पंगोलिन होगा। बेसिकली इफ एनी अटैक ऑन हैजहॉग दे विल कर्व इनटू अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हैजहॉग ये बेसिकली क्या है ना, एनिमल्स के नेम है। और हैजहॉग कभी गूगल करके देखिएगा, इसकी जो बॉडी जो होती है ना, इसके ऊपर से स्केली टाइप स्ट्रक्चर निकले होते हैं। ठीक है ना, स्पिन टाइप और स्केली टाइप स्ट्रक्चर इसके ऊपर से निकले होते हैं कांटे की तरह से। ठीक है, जैसे इस पर कोई अटैक करता है ये अपने आप को पूरा बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और इसका जो IUCN स्टेटस है वो है बेसिकली लीस्ट कंसर्न। ठीक है, मरमोट जो है बेसिकली एक स्क्वायरल है। ठीक है, प्राइमरली फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ठीक है, इसके ऊपर कोई स्केल और कोई स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता जैसे कि हैजहॉग के होता है। ठीक है, कोई भी उस पर प्रेडेटर अटैक करेगा तो वो अपने आप को एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। मरमोट भी जो है वो लिस्ट कंसर्न है, IUCN स्टेटस। पंगोलिन तो सबने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। इसके ऊपर क्या है कि स्केली टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, एंड पंगोलिन कंप्लीटली रोल अप इनटू बॉल। ठीक है, इस तरीके का पंगोलिन पे स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का देखा होगा किसी ने। ठीक है, और जो हैजहॉग है इसके ऊपर ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा जैसे इन पे कोई अटैक करता है ये पूरे के पूरे अपने आप को कवर कर लेते हैं, अपने वल्नरेबल पार्ट को, इन अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो द आंसर इज डी, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड इज मरमोट इज स्क्वायरल, नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। 26 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिल्टर फीडर। बताइए कौन सा फिल्टर फीडर का काम करता है, कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर एंड पेलिकन। फिल्टर फीडर oyster, answer is C, oyster are efficient filter feeder that help remove the excess nitrogen from water by incorporating into their shells and tissue as they grow। ठीक है, फिल्टर ऑयस्टर जो है एक फिल्टर फीडर के तरह काम करता है बेसिकली टू रिमूव द एक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम वाटर बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू देयर शेल्स एंड टिश्यू एज दे ग्रो। ओके, आंसर इज सी, ऑयस्टर। 28th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रिटोवायरस। ठीक है, ये सबने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक का पार्ट है, मतलब स्कूल लाइफ से आप ये पढ़ते आ रहे होंगे। डेट्रिटोवायरस, ठीक है, कौन कौन से हैं, अर्थवॉर्म, जेलीफिश, मेलीपैड्स, सी हॉर्स और वुड लाइस। बताइए भाई, बेसिकली डेट्रिटोवायरस आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेट्रस। ठीक है, डेट फीड ऑन डेट्रस, ये बेसिकली जनरल स्टेटमेंट थी, सब जानते हैं क्या होता है, एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए इसमें से कौन कौन से जो हैं वो डेट्रिटोवायरस हैं, बता दीजिए। डेट्रिटोवायरस है, अर्थवॉर्म होगा ही होगा, सबको पता है, सब पढ़ते आए बचपन से। अर्थवॉर्म जो है दैट फीड ऑन डेट्रस। ठीक है, बी तो होगा नहीं भाई, या तो A, C, D में से ऑप्शन होना है। ठीक है, नाउ बेसिकली जेलीफिश जो है ना ये कार्निवोरस है और ये एक बहुत अच्छा प्रीडेटर भी है। ठीक है, ये कार्निवोरस है दैट कैन नॉट बी फीड ऑन डेट्रस। ठीक है, दैट्स वाई सेकंड इज रॉन्ग। और जब सेकंड रॉन्ग होगा ना तो आप डायरेक्ट आंसर पे आ जाएंगे, आंसर इज सी। कौन कौन से इसमें से अर्थवॉर्म, मिलीपैड्स एंड वुड लाइस। वुड लाइस भी आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा कि ये डेट्रिटोवायरस है। ठीक है, दैट फीड ऑन डेट्रस। ठीक है, जेलीफिश प्योरली कार्निवोरस एंड एक्सीलेंट प्रेडेटर। सेम कहानी सी हॉर्स की भी है, सी हॉर्स ऑल्सो कार्निवोरस एंड
they cannot feed on they cannot decompose detritivores. Basically they can gain a energy by breaking down a dead organism. ठीक है, so the answer is C, first, third and fifth, earthworm, millipedes and wood lice. 30th question, which of the following have species that can establish symbiotic relationship with other organism. ठीक है, बताइए भाई कौन कौन से स्पीसीज जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताते हैं विद अदर ऑर्गेनिज्म के साथ. बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रेफर टू एनी रिलेशनशिप इंटरेक्शन बिटवीन द टू डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म. मान लीजिए सिमिलर ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं होता, दो डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. ठीक है, क्योंकि दो डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म क्या है, क्योंकि वन कैन टेक अ बेनिफिट फ्रॉम अनदर. ठीक है, यही है एक दूसरे से बेनिफिट लेना, इसलिए ही उनके एक दूसरे से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहता है. द स्पेसिफिक काइंड ऑफ द सिम्बायोसिस डिपेंड ऑन द वेदर आइदर ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम देयर रिलेशनशिप. सबसे इंपॉर्टेंट है ये पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा. तो 5 मेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं: म्यूचुअलिज्म, कम्युनलिज्म, प्रेडेटर पैरासिटिज्म और कंपटीशन. ठीक है, चाहे PMF हो चाहे शंकर IS हो, दोनों में डिफाइन है ये पांचों टाइप के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ओके, नाउ क्वेश्चन पे आता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए स्पीसीज दैट कैन एस्टैब्लिश द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म. बताइए इसका आंसर. फंगी, प्रोटोजोआ और सिनिडेरियंस. आंसर इज डी, ऑल. प्रोटोजोआ, फंगी एंड सिनिडेरियंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विद द रेफरेंस ऑफ पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखिए पाम ऑयल जो है 2021 में भी न्यूज़ में था और प्रेजेंट टाइम में भी ये न्यूज़ में है पाम ऑयल. ठीक है, सॉल्व करिए क्वेश्चन को. द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया. सेकेंड स्टेटमेंट है द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम. द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द बायोडीजल. सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको. बेसिकली इसका आंसर है बी, फर्स्ट जो है वो है रॉन्ग. इन्होंने बोला पाम ऑयल ट्री इज अ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया. नो, नेटिव ऑफ वेस्ट अफ्रीका. ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर राइट. पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग द लिपस्टिक एंड द परफ्यूम. जो पाम ऑयल से जो परफ्यूम जो पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल टू सम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम. जो पाम ऑयल से हम जो परफ्यूम जो प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्टीरिफिकेशन. ये प्रोसेस लिख लीजिएगा, स्टीरिफिकेशन. ठीक है, पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द बायोडीजल. सो द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विद द रेफरेंस टू इंडिया डीडवाना, कुचमन, सरगोल एंड खट्टू आर द नेम ऑफ. ग्लेशियर के नाम है जी, ये मैनग्रोव के नाम है, रामसर साइट के नाम है या सलाइन लेक के नाम है. देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे ऊपर आया था. जो बर्ड जो इतने सारे नाम दे दिए थे वो सारे के सारे नेम बर्ड्स के थे. सेम नाम अब दे दिए. डीडवाना, कुचमन, सरगोल, खाटू आर द नेम ऑफ ग्लेशियर, मैनग्रोव एरिया, रामसर साइट या सलाइन लेक. बताइए. लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने की कोशिश जरूर करिएगा. फर्स्ट नेम से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग सकता है. ठीक है, डीडवाना बेसिकली ये राजस्थान में है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, और ये जितने भी नाम है ना ये बेसिकली पलायाज हैं. ठीक है, क्या है ये पलायाज. डीडवाना, कुचमन, सरगोल और खाटू. बेसिकली पलायाज क्या होते हैं. बेसिकली पलायाज आर द स्मॉल लेक with a flat floor and undrained basin in which water collect after rain and evaporation quickly are called playas. और ये मोस्टली राजस्थान में मिलते हैं और राजस्थान में भी मोस्टली वेस्टर्न राजस्थान में. ठीक है, स्मॉल लेक्स होती हैं, बेसिकली अनड्रेन्ड बेसिन होता है एंड वाटर कलेक्टेड आफ्टर अ रेन एंड इवेपोरेटेड क्विकली. ठीक है, डीडवाना इज अ प्लाया, अदर सच प्लाया कुचमन, सरगोल एंड कट्टू लेक. ओके, सो द आंसर इज डी, सलाइन लेक. 54 का आंसर इज डी, सलाइन लेक. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है. मैं आपसे कल लास्ट वीडियो में कहा था बायोम्स पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ बायोम्स पढ़िए, इंपॉर्टेंट है. ये डिस्क्रिप्शन दिया है, पूछा है कॉर्निफोरस फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. सॉल्व करने की कोशिश करिए.
Leaf litter decomposer faster than in any other biome, and as a result, the soil surface is often almost bare. Apart from tree, the vegetation is largely composed of plant form that reach up into the canopy vociferously by climbing the tree or growing as epiphytes rooted on the upper branches of a tree. This is the most likely description of coniferous forest, dry deciduous forest, मैंग्रोव फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. बताइए. बेसिकली ये जो डिस्क्रिप्शन है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विद द रेफरेंस टू द वाटर ऑन द planet Earth, consider the following statement. The amount of water in the river and a lake is more than amount of the groundwater. The amount of water in polar ice cap and glacier more than the amount of the groundwater. बताइए. बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो रिवर और लेक का अमाउंट जो है वाटर का वो ज़्यादा है ग्राउंड वाटर से. सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जो वाटर पोलर आइस केप में और ग्लेशियर में वो ज़्यादा है ग्राउंड वाटर से. सब कुछ छोड़िए, पहले इस टेबल को देखिए. एनसीईआरटी बेस्ड टेबल है. एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है. ये परसेंटेज दी है और ये रिजर्वायर दिए गए. ठीक है. पहला स्टेटमेंट बोलता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ रिवर एंड लेक इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. भाई ग्राउंड वाटर का 0.68 है और लेक्स और रिवर्स का 0.01 है, तो स्टेटमेंट 1 तो होता है जी रॉन्ग. ठीक है. डायरेक्ट देखते ही. फिर बोलता है द अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ पोलर आइस केप एंड ग्लेशियर इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. ठीक है भाई. पोलर आइस केप ग्लेशियर का 2.05 एंड ग्राउंड वाटर का 0.68. आइस केप एंड ग्लेशियर का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर, और सबसे ज़्यादा किसका है? ओशियन का. देन आइस केप ग्लेशियर, देन ग्राउंड वाटर. इसको याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है. चाहे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़ इस टेबल को. एनसीईआरटी बेसिस, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है. ओके. सो द आंसर इज बी. आंसर इज बी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मोरिंगा आपने खाई होगी, जिसे ड्रम स्टिक कहते हैं. इज़ अ लिग्मिनियस एवरग्रीन ट्री. टेमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टेमरिंड इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. फोर्थ स्टेटमेंट. इंडिया एक्सपोर्ट टेमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा. फिफ्थ स्टेटमेंट. सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टेमरिंड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल. बताइए. देखिए क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस इंट्यूजन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. बेसिकली इसका आंसर जो है वो है बी. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आर राइट. ठीक है. क्यों राइट है ये देखिएगा. बेसिकली इन्होंने जो फर्स्ट ऑप्शन जो बोला मोरिंगा मतलब ड्रम स्टिक इज़ अ ल्यूमिनस एवरग्रीन. ठीक है जी. सेकेंड इन्होंने बोला टर्मिनेट ट्री इज़ एंडेमिक टू द साउथ एशिया. ठीक है ना. ये टर्मिनेट ट्री ऑफ द एंडेमिक और टू द साउथ एशिया का नहीं है, ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का है. ठीक है. साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत फ़र्क है. दैट्स वाई स्टेटमेंट सेकंड इज़ रॉन्ग. इसलिए स्टेटमेंट सेकंड क्या है? रॉन्ग है. तो इससे आप ए एंड डी तो एलिमिनेट कर ही दोगे, या तो बी होगा या सी होगा. ठीक है. 3, 4 भी कन्फर्म है. फर्स्ट, फिफ्थ में कन्फ्यूज़न बनेगा. फर्स्ट, फिफ्थ भी बता देता हूँ कैसे कर सकते हो आप. बेसिकली सीड्स ऑफ मोरिंगा. अब यहाँ पे देखो नॉलेज काम आएगी. जब फर्स्ट, फिफ्थ की बात आ रही है यहाँ पे पूरी नॉलेज काम आएगी कि मोरिंगा मीन्स ड्रम स्टिक इज़ अ लिग्मिनियस एवरग्रीन ट्री. और फिफ्थ स्टेटमेंट है सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टर्मिनेट कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल. येस, दैट कैन बी यूज्ड इन द बायोफ्यूल प्रोडक्शन. ऑप्शन फिफ्थ आर राइट. सो द आंसर इज बी. सो द आंसर इज बी. और आपको पता है कि मोरिंगा जो होता है ना, ड्रम स्टिक जो होता है, वो मेडिसिनल पर्पज़ से भी यूज़ किया जाता है. ठीक है. मेडिसिनल पर्पज़ से भी यूज़ है. एंटीऑक्सीडेंट भी रहते हैं इसमें. ठीक है. नाउ सो 2020 एंड 2021 के सारे क्वेश्चन इन्वायरमेंट के कंप्लीट कर लिए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन. ठीक है. एंड वन थिंग, कुछ टॉपिक्स आए थे क्वेश्चन से निकल के, उन टॉपिक्स को डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, क्योंकि वही सेम चीज़ डिटेल एक्सप्लेनेशन देने लगे तो वीडियो जाएंगी लॉन्ग, और फिर आप वही आपका कमेंट्स आएंगे कि जी 2 आवर 2.5 आवर्स की वीडियो जा रही है. तो उस चक्कर में मैं आपको ये ज़्यादा मेरा फोकस रहता है कि आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना सीखिए और आप PYQs का
इंपॉर्टेंस देखिए कि कितना ज़्यादा है, कि पर्टिकुलरली थीम आपको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर थीम से ये क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हुए और इस तरीके से हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप जो भी मैं आपको होमवर्क बताया है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अगस्त मल्ल्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अगर आज कर लिया होता कल अगर वो होमवर्क, तो आज ये आंसर राइट होता। जो भी मैंने चीज़ नोट डाउन करवाई है प्लीज़ उनको नोट डाउन करके उनको प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़िएगा हर सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके अलावा भी जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना, इसके अलावा भी मैं आपको हर सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट और प्रोवाइड करवा दूंगा फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, अब एक और 2022 एंड 2023 के क्वेश्चन बचे एनवायरनमेंट के, वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड हो गया है, वो अपन साइंस एंड टेक करवाएंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक करवाएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देन इकोनॉमी, ठीक है। एंड प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज़, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए, ठीक है। पॉलिटी इकोनॉमी इन्वायरमेंट 75% हो गया है, लास्ट 25% जो है वो कल तक हो जाएगा या आज इवनिंग तक हो जाएगा, ठीक है। ओके, प्लीज़ शेयर अ वीडियो, सब्सक्राइब अ चैनल एंड लाइक अ वीडियो एंड एनी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। एंड वन थिंग, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।